उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके आपके प्रिय नेता, और मैं साहस कर सकता हूं कहने का कि मेरे साथ बहुत स्नेह भाव से हमेशा जिनका आशीर्वाद रहा है, जब वो सांसद थे तब भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, पहले भी, ऐसे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे जब भी अनुरोध किया हमने किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने का, आज तक कभी आपने निराश नहीं किया। और इसलिए व्यक्तिगत तौर पर न केवल आभार प्रकट करना है, बल्कि मुझे एक गर्व का भी अनुभव होता है कि मेरे हर निवेदन को आपने स्वीकार किया। और आपका यहाँ पर आगमन, आपकी यहाँ पर उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणा का भी एक स्रोत है और ऊर्जा का संचार भी हो जाता है आपके हमारे बीच रहने से। और इसलिए माननीय जी, जब कभी भी हम आपको यहाँ आमंत्रित करके आपसे समय मांगते हैं, तो सच्चाई तो ये है कि उसमें हमारा अपना स्वार्थ रहता है। और फिर कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की धरती में ना हो और आप ना हो, तो मुझे लगता है कि उससे अनहोनी बात और कोई हो भी नहीं सकती। और मुझे खुशी है कि अभी हाल ही में कुछ ही सप्ताह पहले हमने आपसे समय मांगकर लखनऊ में एक दूसरा विभाग जिससे मैं जुड़ा हूँ, उसके अंतर्गत कैट अर्थात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की एक नई इमारत का लोकार्पण करने के हेतु आपको गोमती नगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी समय मांगा, और तब भी आपने व्यस्त होने के बावजूद समय निकाला था। और आज जैसे कि अभी डायरेक्टर जनरल ने भी कहा, और हमारे बीच दूसरे मंत्री हैं, उनका भी अभिनंदन है, माननीय सुनील जी हैं, माननीय असीम जी, माननीय नरेंद्र जी, हमारे विभाग की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कलई सेल्वी, जैसा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संस्थान हैं उनके अदारे के, और देश भर में लगभग 37 संस्थानों की वो मुखिया हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य है जिनका, इसीलिए उनको डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे मुखिया और इस कार्यक्रम के आयोजक चेतन जी। अब ये अगर संस्थान इतनी इसकी सब कहानी सुना रहे थे कि ये बच गया, और हकीकत तो ये है कि चेतन जी ने बड़े भावुक होकर बड़ी शायराना अंदाज में इसकी कथा सुनाई, लेकिन थोड़ा बहुत श्रेय हम सबको भी जाता है कि इनको नीलामी के बाजार में बिकने से हमने बचा लिया। और सच पूछिए, उसका श्रेय भी सर्वाधिक इन्हीं को जाता है। सारी दुनिया एक तरफ हो गई थी, सारी सरकार एक तरफ, और इतना अधिक दबाव आता था, लेकिन ये जब कभी भी मेरे पास आते तो इस कदर मुंह लटका करके आते कि मुझे लगता कि बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा इस व्यक्ति पर। और कहने का तात्पर्य ये कि मात्र एक ही व्यक्ति थे इस पूरी व्यवस्था में जो सदा ये आग्रह करते कि इसे बचा लिया जाए, और ये बचा भी इसीलिए कि इस प्रकार के हमें प्रतिबद्ध कमिटेड अधिकारी मिले। वरना अक्सर क्या होता रहा है कि इस प्रकार की पीएसयूज में जो अधिकारी जाता है वो इसलिए मुंह लटकाए होता है कि उसकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रही। वो सेक्रेटरीट के चक्कर लगाता है, मुख्यमंत्री के कार्यालय के, मुझे यहाँ से निकालिए, किसी और विभाग में लाइए, और उसे लगता है कि मुझे शायद बतौर सज़ा यहाँ पे रखा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब मन लगा कर के किसी काम को अपने जिम्मे लिया जाए तो क्या अद्भुत परिणाम होते हैं। और एक बार तो लगभग इसकी बोली भी लग गई थी, 2-3 पार्टियां भी आ गई, लेकिन हमें एक बहाना मिल गया कि उसमें कुछ एक पार्टियों ने 2-3 जगह अपनी अर्जी भरी हुई थी, तो उसी बहाने हमने चेतन जी को कहा कि अब इसको आगे टालते हैं।
लेकिन असल में हकीकत ये है कि ये जो संस्थान है इसकी अपना एक इतिहास है और बहुत सारे लोगों को इसका एहसास नहीं होता। अभी जैसे हमारी एंकर कह रही थी कि सोलर सेल 1977 में बना। अब बहुत सारे कम लोगों को इस बात की तरफ ध्यान होगा कि 1977 में जब भारत का सबसे पहला सोलर सेल बना तो किसी को ये गुमान ना था, समझ नहीं थी कि सोलर एनर्जी होती क्या है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, ना उसका कॉन्सेप्ट था ना उसकी समझ थी। और मैं उस दिन कह रहा था कि अगर आप पिछली अखबारें भी देखेंगे तो कहीं भी अखबार में इसकी खबर ना छपी होगी। 1977 की एक ही खबर छपती थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई, इंदिरा जी की सरकार हट गई, फिर मोरारजी जी की सरकार आई, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सारा साल अगर आप आर्काइव में देखें तो समाचार पत्रों में है, यानी उतनी जागरूकता का वो दौर नहीं था विज्ञान के प्रति, नवाचार के प्रति। और उस समय इस संस्थान में इतनी दूरअंदेशी से सोलर सेल इजाद हुआ था। और इसलिए ये जो 50 वर्षों का मुकम्मल होने का आज हम समारोह कर रहे हैं, और जैसे कि चेतन जी ने कहा कि पिछले वर्ष इन्हें मिनी रत्ना की उपाधि भी दी गई और आज ये डिविडेंड्स भी देने हैं। और ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि ये अगर सक्सेस स्टोरी है तो ये मॉडल स्टोरी भी है कि हमने अपने आप को बांध के नहीं रखा। जब ये मुलतवी हो गया, जब ये स्थगित हो गया बोली का सिलसिला, और मेरे पास एक बहाना भी आ गया, मैंने इनसे कहा कि चुनाव आ रहा है तो हम कहेंगे चुनाव के लिए हमने छोड़ दिया, तब तक हम कुछ कर लेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि एक ही रास्ता है, आप सरकार पर निर्भर ना करिए। अब लगता अजीब है, सरकार का हिस्सा होते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर निर्भर मत करो, क्योंकि अब साइलोज में काम करने का वक्त वो दौर चला गया। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो विकसित भारत का स्वप्न पूरा करना है, उसके लिए भी वही फार्मूला, वही विकल्प है। और अभी कल ही मैं परसों मुंबई में एक शिक्षा संस्थान में था, तो मैंने कहा वो एक समय था जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में आपस में बहुत सारी दूरियां भी थी, शक व शुबा भी था। अब प्राइवेट सेक्टर वाले समझते थे कि ये जो पब्लिक सेक्टर के अधिकारी है तो सारे रिश्वतखोर हैं, जब तक हाथ गर्म ना करो बात नहीं करेंगे। और पब्लिक सेक्टर वाला सोचता था कि ये तो सारे काला बाजारी हैं। तो मैंने उन छात्रों को उदाहरण दिया, मैंने कहा जब आप बस में बैठते हो तो आपको ये मालूम होता है क्या कि बगल वाली सीट में कौन बैठा है, शैतान बैठा है कि साधु बैठा है? लेकिन एकदम जब बस रुक जाती है तो ड्राइवर कहता है कि भाई साहब अब केवल मैं ड्राइवर की सीट पर बैठूंगा, आप उतर के धक्का लगाइए। तो तब आपके साथ जो सबसे दुष्ट व्यक्ति होता है उसको भी बोलते हैं ज़रा धक्का लगा, क्योंकि तब आपको होता है कि अपने पड़ाव, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। और यदि आपने उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो आपको ये आपस की दूरियां समाप्त करके इंटेग्रेटेड फैशन से चलना होगा। और ये जो कामयाबी हासिल हुई है वो भी इसी वजह से हुई। और आज भी आपने देखा किस प्रकार प्राइवेट सेक्टर को साथ साथ चला करके चेतन जी ने ये सक्सेस स्टोरी स्थापित की है। बहुत समय नहीं लेना क्योंकि हम सब माननीय जी का संबोधन सुनने को उत्सुक थे, लेकिन जैसे कि अभी डॉक्टर कलाई सेल्वी अपनी बात रख रही थी, मुझे आपके साथ ये साझा करते हुए भी खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में इसी संस्थान CSIR के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने एक ना एक श्रेष्ठ काम करके दुनिया में और देश में मिसाल कायम की है। अब ये और बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें हमारी खबर कम आती है। उसमें ये खबर आएगी कि मुझे किसी ने गाली दी तो मुझे पूछने आएगा कैसा लगा, मैं कहूँगा बहुत अच्छा लगा, एक और गाली खाने को दिल करता है, तो खबर बन जाएगी। लेकिन माननीय जी, हमारा जो लखनऊ का लेबॉरेटरी है NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने जेनेटिक माध्यम से 108 पत्ती का कमल का फूल बनाया। जब मुझे वहाँ पता चला तो मैं स्वयं गया अपनी जिज्ञासा के लिए भी। तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि ये इसको कोई चर्चा नहीं करेगा, ना इसका कोई महत्व समझेगा,
आप गेट के ऊपर एक सेल्फी पॉइंट बनाइए इसको लेकर के। तो उन्होंने बनाया, तो आते जाते कॉलेज के छात्रों ने वहाँ तस्वीरें खींचनी शुरू की। तो इत्तफाकन क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो करोड़पति अमिताभ बच्चन की टीम भी वहाँ से गुजरी। तो वो उनके एक शो में वो सवाल बन गया कि 108 पत्ती का एक फूल तैयार किया है लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट में, उसके लिए आप बधाई और मुबारकबाद के हकदार हैं माननीय जी। पहली बार किसी वैज्ञानिक संस्थान का जिक्र करोड़ रुपए के सवाल से हो रहा है, वो आपकी बदौलत। तो उसने महिला को पूछा कि वो गेंदे का फूल है कि गुलाब का है कि वो मोती का है, वो जैसे वो नाटकमय ढंग से कहते हैं। तो फिर वो सोचती रही, बाद में उसने कहा कि नहीं मुझे लगता है ये कमल ही। तो उसने कहा आपने कहाँ पढ़ा? अखबार में। बोलती नहीं अखबार तो मैं आजकल कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। तो बोलती आज आपने टीवी देखा? नहीं टीवी शीवी भी आजकल बंद ही हो गए हैं। तो फिर आपको कहीं ना कहीं से तो सोर्स मिला। बोले साहब मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया और रीलें देखती हूँ, तो वहीं से होगा। तो हमें एक और बात समझ आई और मैंने कलई सल्वी जी से कही कि हम सोशल मीडिया को अपने को मजबूत करें। ये देखिए ये सेल्फी जो है ये सोशल मीडिया के माध्यम से अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में पहुंची, और अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में आने के बाद फिर समाचार पत्रों ने ली, यानी समाचार पत्र के पास पहुंचने का भी रास्ता सोशल मीडिया ही है। तो ये हमें सबक भी लखनऊ से सीखने को मिला। इसी प्रकार अयोध्या के मंदिर निर्माण के लिए आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन इसी मंत्रालय के 2 संस्थानों ने उसमें अपना एक विनम्र सा योगदान किया है। हमारा डॉक्टर कलई सल्वी का ही संस्थान है पालमपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी। वहाँ से वो ट्यूलिप के फूल उपलब्ध करवाए गए थे जो वहाँ पूजा के काम आए। और चूँकि मीडिया को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, तो मैंने मीडिया वालों को पूछा कि कभी आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि जनवरी के महीने में ट्यूलिप कहाँ से आया? ट्यूलिप तो मई जून में हुआ करता है कश्मीर की वादियों में। तो वो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया। और इसी प्रकार हमारा एक और संस्थान है जो इसी मंत्रालय से संबंधित है, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। तो जो रामलला के माथे पर जो सूरज की वो रोशनी थी, जिसे हम सनलाइट बीम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, सूर्य तिलक जो था उसका वैज्ञानिक व्यवस्था उस संस्थान के द्वारा हुई है। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय जी की अध्यक्षता में 2 बड़े काम हुए अभी हाल ही में, एक अयोध्या का, दूसरा कुंभ का। तो अयोध्या में ये 2 संस्थान हमारे सक्रिय रहे, उनकी चर्चा नहीं हुई और बात है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण, एक तरह सूर्य तिलक का काम और दूसरी तरफ ट्यूलिप का। और जहाँ तक कुंभ का मेला था, तो कभी किसी मीडिया वाले ने ये भी नहीं पूछा, जिस दिन मैं गया तो मैंने कहा आपको कभी ख्याल आया 1.5 मिलियन अर्थात 1500 लाख लीटर रोज का मल निकलता था, फीकल स्लज 1.5 मिलियन गैलन के हिसाब से, लेकिन वो कहाँ जाता था? कोई बदबू नहीं, कोई बीमारी नहीं, ये माननीय जी की व्यवस्था थी। तो इनके आशीर्वाद से और इनके सहयोग और इनके दिशा निर्देश में हमारा भाभा एटॉमिक सेंटर जो है मुंबई का, उसने वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए थे, 3 ट्रीटमेंट प्लांट जिसको कहते हैं FSTT, फ्लग फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। और वो वहीं पर रेडिएशन के माध्यम से उसे ध्वस्त करते थे ताकि उसकी दुर्गंध भी ना फैले और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो खर्चा होता हो। तो मुझे खुशी है कि हमें ये अवसर दिया माननीय जी ने इनके महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेने का। और आने वाले समय में भी चूँकि हमें अब ये लालच हो उठा है कि जो हम काम करते हैं, जैसे उन्होंने कहा भी सुनील जी ने कि पैसा भी की तिजोरी भी खुली है, सहयोग भी खुला है, तो हमारा लालच भी खुल गया। तो अभी बहुत जल्द हम एक कार्यक्रम करेंगे नोएडा में, आपके IIT के अंदर हम देश का पहला क्वांटम यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। कि
मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि नेशनल क्वांटम मिशन, और हम विश्व के 3-4 देशों में से एक हैं जो इसमें आए हैं। वो ज़माना जाता रहा जब हम 10-15 बरस के बाद किसी क्षेत्र में दाखिल हुआ करते थे या अपनी शुरुआत करते थे। जैसे टेलीविज़न अमेरिका में 1960 में देखा जाता था, हमारे यहाँ 1970-75 में आया, जब तक वो रंगीन टेलीविज़न पे चले गए थे। अब जैसे मैं कल ही कह रहा था कि जो 1960 का बड़ा बहुचर्चित चुनाव हुआ था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें कैनेडी ने निक्सन को हरा दिया, तो हराने का कारण ये बना टेलीविज़न, क्योंकि खूबसूरत नौजवान इतना अच्छा वक्ता, उसने निक्सन को यकायक चौंक दिया और इलेक्शन जीत गए 40 बरस की उम्र में। लेकिन हमारे यहाँ पता ही नहीं था। आज वैसा नहीं है। आज हम उन 4-5 देशों में हैं जिनके पास क्वांटम है। आज भले ही अमेरिका हमसे पहले चांद की धरती पर पहुंचा, लेकिन सदर्न पोल पर पहुंचने वाले आज हम हैं। कल शुभांशु जब गए तो हमें किसी ने पूछा कि राकेश और इसके जाने में क्या अंतर है। हमने कहा कि उस समय हम गए थे, एक तरह का सोवियत यूनियन के साथ हमारी जो मित्रता थी उसका एक प्रमाण था, उसकी एक झलक थी। लेकिन आज शुभांशु की उनको ज़रूरत है, सारे महत्वपूर्ण प्रयोग उन्होंने करने हैं। और मुझे खुशी है कि हम इन सब कार्यों का आने वाले समय में बहुत सारे कार्यों का श्री गणेश उत्तर प्रदेश की धरती से करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ एक मैंने माननीय जी से सुबह भी अनुरोध किया है कि हम लखनऊ के नज़दीक ही एक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करेंगे बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से। और अगस्त के महीने में, क्योंकि जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि 100 यूनिकॉर्न्स के साथ आपने बैठ कर के चर्चा की, उनके विचार सुने, तो हम उसका लाभ लेते हुए हम भी यहाँ पर 2 या 3 दिवसीय एक स्टार्टअप कन्क्लेव स्वतंत्रता दिवस के बाद आपसे समय लेकर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। और इसलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रदेश को भी प्राथमिकता दे रखी है और विज्ञान को भी प्राथमिकता दे रखी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें सहयोग बिना शर्त और बिना ज़्यादा कुछ आग्रह किए हुए हमेशा प्राप्त हो जाता है। और इसी हौसले के साथ आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद भी बना रहे और समय समय पर आपकी हमें हौसला अफजाई भी प्राप्त होती रहे, इसी कामना के साथ आपका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। आप लखनऊ से समय निकाल कर के आए, और सरकारी कार्यक्रम है, कहने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन माननीय जी का इतना मेरे ऊपर उदारता रही है कि चुनाव के दिनों में इनके पास समय नहीं था। मैंने कहा फिर भी आपने मेरे क्षेत्र में आना है, तो इनकी एक सभा गाज़ियाबाद में लगी हुई थी और दूसरी सभा शायद नोएडा में, मेरठ में थी। ये गाज़ियाबाद की सभा समाप्त करके मेरे क्षेत्र में आए मात्र 40 मिनट के लिए, और फिर वहाँ से लौट करके मेरठ गए। इस प्रकार के आपके वो हमारे ऊपर कर्म रहे हैं जो कभी भुलाने लायक नहीं।